ट्वेल्थ फिजिक्स में हम लोग पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्नों को पढ़ रहे थे। तो अभी तक के इस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल 30 यानी 30 न्यूमेरिकल पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम 6 न्यूमेरिकल 31, 32, 33, 34, 35 और 36 को कवर करेंगे। तो मैं जो आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ वो एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक से हैं। 12th या 11th फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी डेरिवेशन में प्रॉब्लम है तो आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स पर विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने 2 न्यूमेरिकल्स को बोर्ड पर लिख दिया आपके सामने, न्यूमेरिकल नंबर 31 और 32। देखिए क्या लिखा है, 2 समान आवेशों स्मॉल q तथा स्मॉल q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश कैपिटल Q रख दिया जाता है। कैपिटल Q का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों आवेशों का जो निकाय है वो संतुलन में हो। निकाय का मतलब जहाँ कहीं मेरे पास 2 से ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसको हम निकाय कहते हैं। तो क्वेश्चन को मैं दिया हुआ है 2 समान आवेश स्मॉल q तथा स्मॉल q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक तीसरा आवेश स्मॉल q रख दिया जाता है, q का मान बताइए। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। यहाँ पर आवेश स्मॉल q है और यहाँ भी आवेश स्मॉल q रखा हुआ है। और एक बात और, ये दोनों आवेश से धनात्मक, यानी ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी कैसा होगा, पॉजिटिव। अब इन आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा ये है, इस रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु का मतलब है कि A और B का जो मध्य बिंदु वो C है, इस मध्य बिंदु C पर एक तीसरा आवेश कैपिटल Q रख दिया है। रखने से क्या हो रहा है, यहाँ पर आवेश सब 3 हो गए, स्मॉल q, कैपिटल Q, स्मॉल q। अब इसकी वजह से जो निकाय बन रहा है आवेशों का, ये निकाय संतुलन में होना चाहिए। संतुलन में है, ये क्वेश्चन में दिया है और हमसे पूछा है जो आपने Q यहाँ पे इसके मध्य बिंदु पर रखा है इसका मान कितना होगा। तो देखिए इसको कर रहे हैं। एक बात देखिए, ये इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु होने से अगर यहाँ इन बिंदु A से लेकर C तक की दूरी अगर हम R मान लें तो बिंदु C से लेकर B तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या होगी, R। मध्य बिंदु है मतलब A से जो C की दूरी होगी वो हो और B से जो C की जो दूरी है बराबर होगी। तो हमने इस दूरी को R मान लिया, दूरी को जनरल R मानते हैं, X मान सकते हैं, आप A मान सकते हैं, और B से भी इस दूरी को क्या मान लिया, R। तो जो बिंदु C है A और B के मध्य में हो गया है, मध्य बिंदु पर है ये, और इस पर आवेश कैपिटल Q रख दिया है। अब हमें ये बताना है Q रखने से ये जो आवेश का जो निकाय बनना है आवेशों का वो संतुलन में होना चाहिए, मतलब बैलेंस होना चाहिए। कोई भी आवेश अपनी जगह से इधर या उधर हिलना नहीं चाहिए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए देखिए, तो ये बिंदु A और बिंदु B पर 2 आवेश रखे हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ बिंदु A पर जो आवेश Q रखा है, इस पर बिंदु B पर जो आवेश Q रखा है इसकी वजह से एक बल लगेगा। यानी बिंदु A पर आवेश भी Q है, बिंदु B पर भी आवेश Q है। जब 2 आवेश परस्पर प्रकृति में समान होते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण का बल लगता है। यानी ये वाला जो आवेश है इस वाले आवेश पर इधर की ओर बल लगाएगा, इधर की, और इस बल को हमने नाम दिया है F। और किसके बीच में लग रहा है, A और B पर जो आवेश रखे इनके बीचों के बल लग रहा है। इसको हम ऐसे ले सकते हैं FAB, मतलब बिंदु A पर जो आवेश है Q, इस पर जो बल लग रहा है A और B पर जो आवेश Q रखे इनकी वजह से वो इधर लग रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर जो Q आवेश है अगर वो प्लस का होता है तो प्लस का होने से क्या होगा, ये वाला आवेश इस पर इधर की ओर बल लगाएगा और ये वाला इस पर इधर बल लगा, ये इधर। तो ये जो आवेशों का निकाय है वो संतुलन में नहीं होगा। इसके लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है, और बन सकती है क्या, हम जो Q की वैल्यू निकालेंगे वो माइनस में आएगी। यानी यहाँ हम जो Q की वैल्यू होगी वो मेरी नेगेटिव में आएगी। किस में आएगी, नेगेटिव में। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में होगी तो होगा ये, इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा, आप देखना ये प्लस का ये माइनस का है, तो इनके मध्य बल लगेगा आकर्षण का, यानी इनके मध्य जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। बल को नाम दिया F, और किस किस के बीच लग रहा है, A और C पर जो आवेश रखें तो इसको हमने नाम दिया AC। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, जो बिंदु C पर आवेश हम रखेंगे वो ऋणात्मक प्रकृति का होगा। अभी हम देखो Q की वैल्यू निकालेंगे वो निगेटिव में निकलेगी।
ऐसा तभी पॉसिबल है। अब देखिए, अगर ये निकाय संतुलन में है तो बिंदु ए पर जो आवेश Q रखा है, इस पर जो परिणामी बल होगा वो जीरो होगा। परिणामी बल जीरो का मतलब ये हुआ जितना मान FAB का है उतना ही मान FAC का होगा। अगर दोनों बल जो हैं परिमाण में बराबर, प्रकृति में विपरीत है, मतलब दिशा उनकी बराबर है, दिशा विपरीत है, परिमाण बराबर है, तो यानी ए पर जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा, तभी यह निकाय संतुलन की अवस्था में हो सकता है। गौर करें, बिंदु ए पर जो आवेश Q रखा है उस पर जो FAC इधर की ओर बल लग रहा है और FAB इधर लग रहा है, इस पर जो परिणामी बल होगा वो अगर जीरो आता है तभी जो ये निकाय तीन आवेशों से मिलकर बना है, Q, कैपिटल Q और कैपिटल स्मॉल q, ये संतुलन में होगा। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दिया है जो आवेशों का निकाय है वो संतुलन की अवस्था में है। अगर संतुलन में होगा तो ये तभी पॉसिबल है, ए पर जो परिणामी बल होगा वो शून्य होगा, यानी ए पर यहाँ पर कोई आवेश नहीं लग रहा है, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये इधर बल लगेगा, तो इस वजह से ये पूरा जो निकाय है तीन आवेशों से मिलकर बना है वो संतुलन में होगा। तो अभी हम इस चीज को लिखेंगे, यानी ये क्वेश्चन में दिया है आवेशों का निकाय संतुलन में, यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि निकाय संतुलन में है। संतुलन का मतलब है जो आवेश जहां है वहीं पर है, ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, चूंकि निकाय संतुलन में है। ये क्वेश्चन में दिया है मुझे। अब निकाय संतुलन में है इसलिए हम लिख सकते हैं बिंदु ए पर जो आवेश Q रखा है स्मॉल q, इस पर जो परिणामी बल है वो शून्य होगा, इसलिए बिंदु ए पर रखे आवेश स्मॉल q पर परिणामी बल यानी जो नेट फोर्स है परिणामी बल शून्य होगा। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात जो बिंदु ए पर जो Q आवेश रखा है इस पर जो परिणामी बल होगा F नेट इक्वल टू कितना होगा, जीरो होगा। F नेट जो होगा वो इन दोनों का जो परिणामी है, अब इस पर दो बल लग रहे हैं, एक FAC इधर लग रहा है, FAB इधर लग रहा है, यानी अगर हम बिंदु ए पर परिणामी बल निकालें तो उसमें दो है, FAC उधर लग रहा है, FAB इधर लग रहा है, तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, परिणामी के लिए हम जोड़ते हैं FAB प्लस FAC। AB क्या है, A और B पर जो आवेश रखे हैं इनके बीच लगने वाला बल, और AC क्या है, A और C पर जो आवेश Q रखे इनके बीच लगने वाला बल। अब क्वेश्चन में बोला है कि F परिणामी यानी जो बिंदु A पर परिणामी बल है वो तो मेरा जीरो है, इक्वल टू, अब ये कैसे निकालेंगे, FAB मेरा ये है, AB का मतलब है A पर आवेश Q रखा है और B पर आवेश भी Q रखा है, और इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, अगर दो आवेशों के बीच लगने वाला बल हमें निकालना है तो हम निकालते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए FAB हम यहाँ से निकाल सकते हैं, K कूलाम्स कांस्टेंट है, Q1 की वैल्यू है स्मॉल q इंटू Q2 की वैल्यू है स्मॉल q अपॉन इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, अब बिंदु A और B के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से यहाँ तक R, तो A से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो 2R हो जाएगी, R प्लस R यानी बीच की दूरी हो जाएगी 2R, और 2R का क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखिए कूलाम का नियम लगा दिया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस AC कहाँ है, A और C के बीच जो आवेश रखे हैं उनके बीच लगने वाला बल। अब ये देखिए Q1 का मान स्मॉल q है, Q2 का मान कैपिटल Q है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है R। तो यहाँ भी कूलाम का नियम लगाएंगे, K Q1 का मान है स्मॉल q इंटू Q2 का मान है कैपिटल Q। इस कैपिटल Q की वैल्यू हम निकालेंगे अभी, तो ये है कैपिटल Q अपॉन इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग यानी R स्क्वायर। यहाँ भी देखो कूलाम का नियम लगा दिया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं तो 0 इक्वल टू यहाँ आ जाएगा K Q ये Q स्क्वायर हो जाएगा, फिलहाल हम इसको ऐसे लिख रहे हैं अभी, अपॉन 2R का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और R का स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस K Q कैपिटल Q अपॉन ये है R स्क्वायर।
तो 0 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर कॉमन आ रहा है, के कॉमन आ रहा है, क्यू कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। जो कॉमन है उसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ, के स्मॉल क्यू अंश में कॉमन है और हर में कॉमन है आर स्क्वायर। जब ये कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो के चला गया, क्यू चला गया, आर स्क्वायर चला गया, ये अंश में क्यू बचा है और हर में 4 बचा है, यानी यहाँ बचा क्यू अपॉन 4 प्लस के स्मॉल की के चला गया, स्मॉल क्यू चला गया, आर स्क्वायर चला गया, यहाँ पर क्या बचा है, ओनली कैपिटल क्यू बचा है। तो यहाँ बचा कैपिटल क्यू। ये गुणा में है, इधर भेज दो भाग में आएगा, तो 0/, ये संख्या तो आंसर 0, यानी इसको अगर पक्षांतर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये गुणा में है तो भाग में आएगा, ये भाग में है तो गुणा में आएगा। तो 0 में चाहे भाग करें या 0 से शायद गुणा करें, 0 से चाहे गुणा करें तो उसका मान 0 आता है, तो ये इधर आके 0 बन जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू, यहाँ रह गया मेरा Q/4 प्लस कैपिटल Q। हमें किसका मान चाहिए, कैपिटल Q का, तो ये प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी हो जाएगा माइनस स्मॉल q/4 इज इक्वल टू कैपिटल Q। तो आप देख सकते हैं हमने बड़ी आसानी से कैपिटल Q का जो मान है वो निकाल लिया। कैपिटल Q इज इक्वल टू कितना आया मेरा, -Q/4। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था जो इसके मध्य बिंदु C पर जो हमने कैपिटल Q आवेश रखा है उसका मान कितना होगा, तो उसका मान होगा -Q/4। देखो मैंने आपको बताया था ये जो बिंदु C पर आवेश Q रखा है इसकी वैल्यू माइनस में होगी और तभी ये जो आवेशों का जो बना निकाय है वो संतुलन में होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। ध्यान दें, क्वेश्चन ये लिखा है 3 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का एक बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में देखो मुझे दिया है 2 आवेश हैं, एक है 3 माइक्रोकूलाम और दूसरा है -2 माइक्रोकूलाम और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर। और क्वेश्चन में बोला गया दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ के हमने डायग्राम बनाया है। ये है मेरा +3 माइक्रोकूलाम का आवेश और ये है -2 माइक्रोकूलाम का आवेश। हमने मान लिया बिंदु ए पर ये रखा है, बिंदु बी पर ये रखा है। क्वेश्चन में दिया है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर, मतलब बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक की दूरी है 2 मीटर। अब कह रहे हैं दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, जैसे ये 2 मीटर की डिस्टेंस है, मैं कहूं कि मैं दोनों आवेशों से 2 मीटर की दूरी पर हूं। ऐसा तभी पॉसिबल है जब हम ठीक इसके बीच में मध्य बिंदु पर, अगर हम इसके मध्य बिंदु पर होंगे, इस मध्य बिंदु सी पर होंगे, तो यहां से लेकर इस बिंदु सी तक की दूरी ये कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, यहां से लेकर यहां तक, और ये दूरी भी हो जाएगी यहां से लेकर यहां तक, कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। देखिए बड़ा आसान है, दोनों के बीच की दूरी है 2 मीटर, हम कह रहे हैं दोनों आवेशों से 1-1 मीटर। तो अगर हम उसके ठीक मध्य बिंदु पर आ जाएं तो इस आवेश से कितनी दूरी पर है, 1 मीटर, और इस आवेश से भी कितनी दूरी पर है, 1 मीटर। यानी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, घुमा के हम कह सकते हैं, यानी दोनों आवेशों का जो मध्य बिंदु है सी, इस मध्य बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। अब सदिशों का जो परिणामी होता है वो हम देखते हैं। अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में आएंगे तो परिणामी हम जोड़ के निकालते हैं, अगर दो सदिश विपरीत दिशा में आते हैं तो परिणामी हम घटा के निकालते हैं। अब देखिए थ्योरी से हम जानते हैं बिंदु सी पर 2 तीव्रताएं होंगी। कितनी तीव्रताएं होंगी, 2, एक प्लस की वजह से और इसकी वजह से। 2 आवेश रखें तो 2 बिंदु आवेश की वजह से तीव्रताएं बनेंगी। बिंदु सी पर, ये हमने थ्योरी में पढ़ रखा है, धनात्मक आवेश की वजह से तीव्रता होती है उससे दूर की ओर, यानी बिंदु सी पर इस +3 माइक्रोकूलम आवेश की वजह से तीव्रता की जो दिशा होगी वो उससे दूर की ओर होगी, मतलब इधर की ओर होगी। अब इसका नाम हमने दे दिया यहाँ पर E1। क्या नाम दे दिया, E1, या इसको EA दे सकते हैं, यानी बिंदु ए पर जो आवेश रखा है उसकी वजह से जो तीव्रता E होगी वो उधर की ओर होगी, धनात्मक आवेश से दूर की ओर होती है और ऋणात्मक की ओर होती है। बिंदु बी पर जो आवेश रखा है वो हमारा माइनस में है, यानी बिंदु बी पर जो आवेश रखा है -2 माइक्रोकूलम का, बिंदु सी पर जो तीव्रता होगी वो ऋणात्मक आवेश की ओर होगी, यानी ऋणात्मक आवेश उधर ही रखा है। बिंदु बी पर यानी जो EB की दिशा होगी वो उधर ही होगी,
यानी ई बी भी उधर है। अब आप देखिए बिंदु सी पर दो दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हो गई, एक होगी मेरी ई ए पर जो आवेश रखा उसकी वजह से उधर है, वो प्लस का है तो उससे दूर की ओर है, बी पर जो रखा है वो माइनस का है तो ई बी की दिशा भी उधर है। अब आप ये बताइए बिंदु सी पर दो दो तीव्रताएं वो भी एक ही दिशा में, तो बिंदु सी पर जो परिणामी तीव्रता होगी उसको हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? दोनों वेक्टर एक ही दिशा में, अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो परिणामी हम जोड़ के निकालते हैं, ये विपरीत दिशा में होते हैं तो परिणामी घटाते हैं। अब यहाँ पर सूत्र हम लगाएंगे, किसी बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होता है KQ/R²। तो देखिए हम बिंदु C पर परिणामी तीव्रता निकाल सकते हैं। बिंदु C पर परिणामी तीव्रता, तीव्रता मतलब वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, EA और EB दोनों को जोड़ देंगे, आसान है। तो यानी ये हो जाएगा मेरा EA और प्लस EC। E = EA क्या है? EA है बिंदु A पर जो आवेश रखा है, ये माइक्रो में है तो ये ध्यान रखें, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ कूलाम आवेश, और बिंदु B पर जो आवेश रखा वो है -2, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलाम, इसका मात्रक है कूलाम। तो देखिए हम जानते हैं किसी बिंदु आवेश की वजह से तीव्रता का सूत्र होता है KQ/R²। अब बिंदु A पर आवेश इतना है, दूरी है मेरी 1 मीटर और तीव्रता निकाल लेंगे। तो तीव्रता का सूत्र लगाया K कूलाम्स कांस्टेंट, Q बिंदु A पर आवेश रखा है 3 × 10⁻⁶, तो ये है 3 × 10⁻⁶ KQ/R²। बिंदु A से बिंदु C की जो दूरी है जहां हम तीव्रता निकाल रहे हैं वो कितनी है मेरी 1 मीटर, तो यहाँ पर हो गया मेरा 1²। देखिए हमने किसी बिंदु आवेश की वजह से तीव्रता का सूत्र लगाया है KQ/R² प्लस, तो प्लस। अब EC का मतलब ये है, EC नहीं इसको EB बोलेंगे, यहाँ पर ये क्या है मेरा EB, C तो नहीं है, ये EB है। तो देखो EB कैसे निकालेंगे, बिंदु B पर जो आवेश रखा है वो -2 माइक्रोकूलाम है और बिंदु B से बिंदु C की जो दूरी है वो है मेरी 1 मीटर। तो यहाँ भी तीव्रता का सूत्र लगाएंगे KQ/R²। तो K कूलाम्स कांस्टेंट है, Q का मान यहाँ पर है -2 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलाम। एक बात ध्यान रखें, चाहे हम कूलाम का नियम लगाएं और चाहे हम लगाते किसी बिंदु आवेश की वजह से तीव्रता, तो आवेश का मान हम प्लस में ही लगाते हैं, माइनस उसकी दिशा को बताता है वो उधर है इसलिए। तो हम यहाँ पर उसका केवल परिमाण लगाते हैं, तो Q का जो मान लगाएंगे वो 2 × 10⁻⁶ लगाएंगे। तो यानी Q का मान है 2 × 10⁻⁶ अपॉन बिंदु B से बिंदु C की जो दूरी है R², R का मान भी कितना मेरा 1, तो यहाँ भी लगा दिया 1²। अब देखिए बड़े आसानी से हम लोग ले सकते हैं। अब हमने निकाल लिया, तीव्रता का सूत्र लगाया KQ/R² प्लस KQ/R²। इसको सॉल्व करना है और आंसर आपकी झोली में होगा। K कॉमन है देखें, और 10⁻⁻⁶ कॉमन है, दोनों में आ रहा है। K यहाँ भी है, K यहाँ भी है, 10⁻⁻⁶ यहाँ भी है, -6 यहाँ भी है। 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 1 से भाग देंगे यही रहेगा। तो इधर अंश में हो जाएगा मेरा 3 और प्लस इधर कितना बचा ओनली 2। देखिए हमने आसान करने के लिए K कॉमन कर दिया, 10⁻⁻⁶ कॉमन कर दिया। 1 का वर्ग करेंगे 1 रहेगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 रहेगा, उससे भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर में कुछ नहीं है। तो K का मान लगा सकते हैं, K होता है मेरा कूलम नियतांक, इसका मान होता है 9 × 10⁻9 × 10⁻⁻⁶। देखो K का मान होता है 9 × 10⁻9, सॉरी 9 × 10⁻9 और 10⁻⁻⁶ और गुणा, तीनों दो जुड़ जाएंगे, तीनों दो कितने होते हैं 5, 9 का 5 से गुणा कर दो और 9 पंजे होते हैं 45 गुणा 10 की घात, देखिए यहाँ पर 9 प्लस का है 6 माइनस का, तो यहाँ बचेगा 10⁻3। आप चाहे इतना छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे आंसर में फिजिक्स ये कहती है दशमलव होना चाहिए, तो अभी दशमलव लास्ट में होगा, संख्या के अंत में होता है अगर नहीं दिया तो। जब दशमलव को हम यहाँ लाएंगे एक अंक इधर, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, तो यानी इसको ये ले सकते हैं E = 4.5 गुणा 10 की घात। आप एक अंक इधर आए तो 3 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ जो 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। ये तो हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। अब देखिए हम इसकी दिशा लिख सकते हैं, दिशा
आप खुद देखिए ई ए वेक्टर उधर है और ई बी वेक्टर भी उधर है, यानी जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अगर दो सदस्य एक ही दिशा में है तो परिणामी उसका उसी दिशा में होगा, यानी जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो इधर होगी, किधर, -2 माइक्रोकूलाम की ओर ही होगी, यानी +3 माइक्रोकूलाम से -2 माइक्रोकूलाम की ओर, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता की दिशा होगी वो भी उधर ही होगी। तो दिशा हम लिख सकते हैं -2 माइक्रोकूलाम की ओर, -2 माइक्रोकूलाम की ओर, या इसको हम बोल सकते हैं सी बी की ओर, सी से लेकर बी की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने है, ये लिखा है दो बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच आवेश स्मॉल क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो आवेश दे रखे हैं, एक आवेश है +9e और दूसरा आवेश है +e। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 16 सेंटीमीटर। अब एक बात देखिए, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का लगेगा। अब पूछा ये है कि इनके बीच में, मतलब दोनों आवेशों के बीच में एक तीसरा आवेश स्मॉल क्यू कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो, मतलब इसके बीच में एक तीसरा आवेश क्यू हम रख दें, किस जगह पर रखें कि वो रखने पर संतुलन में हो। संतुलन का मतलब वो तीसरा आवेश है ना इधर जाए ना उधर जाए, अपनी जगह पर स्थिर हो जाए। तो हमने ये मान लिया, देखें ये +9e आवेश है, इस आवेश से यहाँ पर x डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट पर हम इस q आवेश को रख देंगे। तो अब किस पॉइंट q पर आवेश पर रख देंगे तो ये जो आवेश q है वो संतुलन में कब होगा, संतुलन में होगा। देखिए एक कंडीशन में, ये जो q आवेश है ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये 9e आवेश है, इस पर जो बल लगाएगा वो इधर की ओर लगाएगा, उसको हमने नाम दिया है F1। और जो हमारा +e आवेश है ये भी प्लस है, तो +e आवेश इस q पर आवेश बल लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा, और उसको नाम दिया हमने F2। अब आप ये बताइए, जो q आवेश है उस पर F1 बल लग रहा है इधर और F2 बल लग रहा है इधर, ये संतुलन में कब होगा, जब ये जो दोनों बल हैं F1 और F2 दोनों आपस में बराबर हो। आप खुद देखिए, अगर हम बराबर बलों को विपरीत दिशा में लगाते हैं, जो परिमाण में बराबर हों, बराबर ताकत लगाते हैं, बराबर बल लगाते हैं, तो उनका परिणामी 0 होता है। तो यानी अगर इस q आवेश पर कोई बल ना लगे तो इसके लिए एक ही कंडीशन पॉसिबल है, जो F1 का मान है वो F2 के बराबर हो जाएगा। तो जब F1 F2 बराबर होंगे तो q पर जो लगने वाला परिणामी बल है वो 0 होगा। तो जब इस q पर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा तो ये जो q आवेश है वो संतुलन में होगा। अब देखिए +9e आवेश से जो q की दूरी है वो दूरी हमने मान ली x। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी x। अब हम ये वाली दूरी निकालें, ये वाली पूरी डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डिस्टेंस है 16, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है 16, 16 में से ये डिस्टेंस हो गई x। तो ये डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी मेरी 16 - x। तो अब देखिए +9e और x के बीच की जो डिस्टेंस है मान ली हमने x है, और इसी x को हमें निकालना है। हमसे पूछा गया है जो स्मॉल q आवेश है इनके बीच में हम कहाँ रख दें, तो हमने माना +9e से स्मॉल x दूरी पर q आवेश को रख देने पर वो आवेश संतुलन में होगा। संतुलन में होगा, क्वेश्चन में दिया है संतुलन में तभी होगा जो F1 है वो F2 के कैसा हो जाए, इक्वल हो जाए। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये माना है कि +9e आवेश से स्मॉल x दूरी पर आवेश स्मॉल q को रख देने पर वह संतुलन की अवस्था में होगा। ये हमने माना है अपनी तरफ से, और इसी को हमें निकालना है। माना +9e आवेश से स्मॉल x दूरी पर, अब x यहाँ पर सेंटीमीटर में होगा, x दूरी पर स्मॉल q आवेश रख देने पर वह संतुलन में होगा। तब हमें जो क्वेश्चन में निकालना है वो x का मान निकालना है, यानी x = क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि चूंकि जो निकाय है जो स्मॉल q आवेश वो संतुलन में, जब संतुलन में तभी होगा जो F1 और F2 दोनों आपस में कैसे हो जाए, बराबर। चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं संतुलन की अवस्था में है,
चूँकि वो संतुलन में है, जब संतुलन में इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जो F1 है वो बराबर किसके होगा, F2 के। F1 क्या है, इस 9e आवेश की वजह से इस पर लगने वाला बल, और F2 क्या है, प्लस e आवेश से इस पर लगने वाला बल। ये q आवेश प्लस का है तो ये भी इसको प्रतिष्ठित करेगा उधर की ओर, ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर की ओर। संतुलन में तभी होगा जब F1 और F2 आपस में कैसे हो जाएं, बराबर। अब दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल हम कैसे निकालते हैं, कूलाम के नियम से। तो देखिए F1 है प्लस 9e और प्लस q के बीच लगने वाला बल, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, और आवेशों के बीच की दूरी है मेरी x। तो यहाँ पर कूलाम का नियम लगा देंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू निकालनी है तो K कूलाम नियतांक है Q1 का मान है 9e इंटू Q2 का मान है Q। तो ये सूत्र लगाया मैंने K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 9e और Q के बीच जो डिस्टेंस है वो हमारी x है, तो इधर हो गया मेरा x स्क्वायर इज इक्वल टू F2 है प्लस Q और प्लस E के बीच लगने वाला बल जो इधर की ओर लग रहा है, तो ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी वो है मेरी 16 माइनस x। तो यहाँ भी लगाइए कूलाम का नियम K Q1 का मान है स्मॉल q, Q2 का मान है स्मॉल e अपॉन इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 16 माइनस एक्स। तो ये हो गया मेरा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखिए यहाँ भी हमने कूलाम का नियम लगा दिया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखिए कट रहा है, इसको हम काट देंगे, K से K कट गया, Q से Q कट गया, और E से E कट गया। यहाँ पर जो बचा है वो मेरा बचा है 9 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अंश में 1 बचा है, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो हम इधर क्रॉस करके वर्ग निकालेंगे तो वर्ग गुणनखंड विधि से इसकी फैक्टर 2 निकलेंगे, लेकिन इसका सबसे आसान तरीका देखो, या 9 है एक्स स्क्वायर यहाँ वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप की कैलकुलेशन को करने का सबसे आसान तरीका है हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, वर्गमूल, यानी दोनों पक्षों का क्या ले रहे हैं, वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल लेने पर क्या होगा, देखिए वर्गमूल लेने पर आप इधर आ जाएंगे, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर का वर्गमूल, यानी इस पर रूट आएगा, तो यानी यहाँ पर ओनली बचेगा x इज इक्वल टू 1 का वर्गमूल होता है 1 अपॉन वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 16 माइनस एक्स। देखिए बहुत ही आसान तरीका, हमने वर्गमूल ले लिया है, वर्गमूल का मतलब दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया है। 9 का वर्गमूल 3 होगा, एक्स स्क्वायर का x, 1 का वर्गमूल 1 होगा, ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। अब आसान है, कैंची का गुणा कर दो, तो 3 का गुणा इसमें होगा, तो 3 ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। कैंची गुणा कर दिया, 3 का इधर एक्स का इधर, तो 16 तिया 48 माइनस 3 का एक्स से करेंगे 3x इज इक्वल टू एक्स, 3x को उधर भेज दो, तो 48 इज इक्वल टू एक्स, 3x उधर जाके प्लस का हो जाएगा x प्लस 3x, तो 48 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 4x, x इज इक्वल टू निकालना है तो हो जाएगा 48/4, और 4 से 48 12 बार कट जाएगा, 4 एकन 4 4 दूनी 8 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, और दूरी हमारी सेंटीमीटर में, तो मान हमारा आएगा सेंटीमीटर में। तो देखो पहले क्वेश्चन का जवाब हमने इसमें दे दिया है, तो 9e आवेश से कितनी सेंटीमीटर पर, x का मतलब 12, 9e आवेश से अगर स्मॉल q आवेश को हम 12 सेंटीमीटर दूरी पर रख देते हैं तो हमारा जो q आवेश है वो संतुलन की अवस्था में होगा, मतलब ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, हिलिंग ना डुलिंग, अपनी जगह पर रुक जाएगा वो। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन 33 आपको समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें देखना आपको समझ होगी कैसे करेंगे इसको। ये लिखा है, दो बिंदु आवेश कॉमा जिनके मान क्रमशः 1.0 यानी वो एक ही लिखा है माइक्रोकूलाम तथा -0.25 माइक्रोकूलाम है, कॉमा वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखें। बताइए कि इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए, किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन में आपकी समझ कितनी है वो पता चलेगा।
देखिए क्वेश्चन लिखा है कि दो बिंदु आवेश हैं, एक है मेरा +1 म्यू का मतलब माइक्रो, +1 माइक्रो कूलम, और दूसरा है -0.25 माइक्रो कूलम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 0.40 मीटर। अब कह रहे हैं इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा कि किस बिंदु पर तीसरा आवेश रख दें, किस बिंदु पर तीसरा आवेश रख दें कि उस पर कोई बल ना लगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी 3 बन रही है। पॉसिबिलिटी 3 ये बन रही है, हो सकता है कि इन दोनों आवेशों के बीच में कोई तीसरा आवेश रखे। तो कैसे कंडीशन बनेगी, देखें यहाँ पर अगर हमारा ये जो आवेश दिया हुआ है वो है +1 माइक्रो कूलम और इधर वाला आवेश है -0.25 माइक्रो कूलम और दोनों आवेशों के बीच दूरी 0.40 मीटर। एक पॉसिबिलिटी तो ये बन रही है हम तीसरा आवेश जो स्मॉल क्यू है वो इसके बीच में ऐसे रखें। तो ऐसे रखने पर क्या होगा, देखो धनात्मक आवेश है, ये भी धनात्मक है, तो प्लस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, यानी ये इसको इधर धक्का देगा, और माइनस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी ये भी इसको अपनी ओर खींचेगा। तो आप ये बताइए, ये इसको उधर धकेल रहा है, ये उसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या जो आवेश स्मॉल क्यू है बीच में रुक पाएगा? नहीं रुक पाएगा। तो यानी यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी खत्म होती है, उस आवेश स्मॉल क्यू को, जो हम तीसरा आवेश की बात कर रहे हैं, उन दोनों आवेशों के बीच में नहीं आ सकता, नहीं आएगा। परिणामी जो बल होगा वो तो एक ही दिशा में है, ये उधर भाग जाएगा, ये उधर धक्का दे रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये किसी भी हालत पर बीच में नहीं रुक सकता। फिर दूसरी कंडीशन ये बनती है, ये मेरा +1 माइक्रो कूलम आवेश है और दूसरा है -0.25 माइक्रो कूलम आवेश। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है, हो सकता है कि कोई स्टूडेंट ये कहे कि हम आवेश को यहाँ रख देंगे, आवेश क्यू को यहाँ रख देंगे। अब आप ये देखिए, यहाँ से इस क्यू आवेश की 1 माइक्रो कूलम से डिस्टेंस कम है और यहाँ से डिस्टेंस हो गई दूर। क्या हो गई? दूर। अब देखिए आवेश का जो सूत्र है, यानी तीव्रता बल का जो सूत्र है वो होता है K Q1Q2/r²। अब देखिए यहाँ पर आवेश का मान भी ज़्यादा है 1 माइक्रो कूलम, यहाँ पर -0.25 माइक्रो कूलम, और यहाँ से दूरी कम है। एक तो इसका आवेश ज़्यादा है और दूरी कम है, दूसरी बात इसका आवेश कम है, दूरी ज़्यादा है। तो अगर हम बिंदु को यहाँ रख देंगे तो इसकी वजह से इस पर जो बल लगेगा वो इधर की ओर ज़्यादा लगेगा। बल कैसे ज़्यादा लगेगा? सूत्र होता है K Q1Q2/r²। Q1 Q2 का मान 1 माइक्रो कूलम, यानी कूलम नियतांक का जो फॉर्मूला है बल कूलम के बल का, F = होता है K Q1 Q2/r²। तो इसके लिए K तो कांस्टेंट है, Q1 का मान Q है, Q2 का मान 1, यानी इसके लिए अगर आपको बल ज़्यादा चाहिए तो आवेशों का मान ज़्यादा होना चाहिए, आवेशों के गुणनफल का, और दूरी कम होनी चाहिए। ऑलरेडी यहाँ पर Q का मान ज़्यादा है, दूरी भी कम है, तो हर हाल में इसकी वजह से यहाँ जो बल लगेगा वो ज़्यादा लगेगा और इसकी वजह से कम लगेगा। अब इधर लग रहा है जैसे 4 न्यूटन और उसकी वजह से लग रहा है 2 न्यूटन, वो जैसे उधर लग रहा है, माइनस वाला उधर लगेगा, तो किसी भी हालत में यहाँ पर आवेश को हम नहीं रख सकते। तो इसमें एक ही कंडीशन बचती है लास्ट, यानी जो आवेश हमारा स्मॉल क्यू है वो उसको हम इधर के बजाय ना इधर रखते हुए हम इधर रखेंगे। इधर रखने से होगा ये, एक तो यहाँ पर आवेश छोटा है, आवेश का मान है 0.25 कूलम। जब आवेश कम है तो हम दूरी कम कर देंगे तो लगने वाले बल का मान बढ़ जाएगा, और इसका मान आवेश का ज़्यादा है तो दूरी कम हो जाएगी तो लगने वाले मान का बल थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस वजह से एक उधर लगेगा एक इधर लगेगा, इसकी वजह से बैलेंस करने के लिए हम उस तीसरे आवेश को ना इधर रख सकते हैं ना बीच में, हम उधर रखेंगे लास्ट में, यानी -2.5 माइक्रो कूलम से कुछ डिस्टेंस पर रखेंगे, और कितनी दूरी पर रखें उसी दूरी को हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर नहीं बन रही हैं, इनको हम यहाँ से हटा देंगे, ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती नहीं है। तो यानी अब हमें कन्फर्म हो गया कि हमारा जो तीसरा आवेश है वो हम -0.25 माइक्रो कूलम के उधर रखें। देखिए इधर तो हमने ये मान लिया, यानी इस आवेश से कुछ डिस्टेंस पर, वो डिस्टेंस हमने x मान ली है, x डिस्टेंस पर हमने उस q आवेश को रख दिया। क्वेश्चन में यही पूछा है कि बताइए कि इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा किस बिंदु पर एक तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। ऐसा रखने से क्या होगा, अब आप ये देखिए, ये प्लस का ये माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का है, तो इस वजह से ये देखिए, पहले इसको देखिए, ये +1 माइक्रो कूलम है और ये Q माइक्रो कूलम है, तो ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा उधर की ओर,
उसको नाम दे दिया हमने F1। क्या नाम दे दिया? F1। यानी ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस माइक्रो कूलाम का आवेश इस पर जो बल लगाए प्रतिकर्षण का उधर की ओर लगाएगा। अब ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस वाला अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी जो F2 का मान लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। अब आप ये देखिए, अगर ये आवेश जो स्मॉल q है वो संतुलित होना चाहता है, अगर वो संतुलन की अवस्था में रहना चाहता है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है F1 और F2 आपस में कैसे हो जाए? बराबर। अगर दो बल परिमाण में समान, दिशा में विपरीत होते हैं, तो उनका परिणामी बल शून्य होता है। आप बराबर ताकत लगाइए, बराबर फोर्स लगाइए विपरीत दिशा में, परिणामी बल शून्य हो जाएगा। जब परिणामी बल शून्य होगा, जब इस पर किसी बल का अनुभव नहीं होगा, तो जो q आवेश है जो जहां रखा है उसी जगह पे रखा रहेगा, यानी ये जो निकाय है वो संतुलन में रहेगा, यानी जो स्मॉल q आवेश है वो अपनी जगह पर बैलेंस्ड हो जाएगा। यानी हमसे अब ये पूछा है जो स्मॉल x का मान है वही निकालना। तो हमने ये माना इसमें कि किस बिंदु पर, तो हमने ये मान लिया है कि -2.5 माइक्रोकूलाम से x मीटर की दूरी पर अगर हम q आवेश को रख दें तो वो संतुलन की अवस्था में होगा। तो कुल मिला के अब हमें q का मान यानी जो x का मान है वो निकालना है। अब x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आवेश है वो हमारा संतुलन की अवस्था में है, यानी जो आवेश है वो संतुलित की अवस्था में है, तो संतुलन की अवस्था में तभी पॉसिबल है जो हमारा F1 और F2 आपस में कैसे हो जाए? इक्वल हो जाए। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि संतुलन की स्थिति है, ध्यान देना इसमें, चूंकि संतुलन की स्थिति है, यानी ये संतुलन की स्थिति में, जब संतुलन की स्थिति में, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा F1 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? F2 के। और इस क्वेश्चन में हमें x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, यानी जो स्मॉल x है यानी कितनी दूरी पर रखे हैं उसी वैल्यू को निकालना है मुझे। तो F1 इक्वल टू F2। अब F1 कैसे निकालेंगे? F1 है क्या? F1 है 1 माइक्रो कूलाम और q कूलाम के बीच लगने वाला बल। अब K Q1 Q2 अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक 0.40 है और ये x है, तो टोटल दूरी के लिए इस दूरी को हम जोड़ देंगे। एक बात और, ये माइक्रो में है तो माइक्रो में हटा देंगे, इसको हम ले सकते हैं 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। ऐसे ये प्लस का है और ये माइनस का, इसको हम ले सकते हैं 0.25, उस माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। वैल्यू माइक्रो में थी तो हमने हटा दी है। अब देखिए F1 है 1 माइक्रो कूलाम और ये q माइक्रो कूलाम के बीच लगने वाला बल, तो k कूलाम नियम से हम जानते हैं k Q1 Q2 अपॉन r²। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी प्लस माइक्रो कूलाम 1 माइक्रो कूलाम से लेकर q कूलाम की जो दूरी है वो मेरी हो जाएगी 0.40 प्लस x। टोटल डिस्टेंस देखो यहाँ से यहाँ तक 0.40 है और ये x है, तो टोटल दूरी जुड़ जाएगी। तो कूलाम का नियम लगाइए, k Q1 की वैल्यू है, ये Q1 की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻⁶, तो ये हो गया k Q1 Q2 की वैल्यू है स्मॉल q, और अपॉन इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी है 0.40 प्लस x, इसका क्या कर दिया? स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएगा। कूलम का नियम लगा दिया k Q1 Q2 अपॉन r² इक्वल टू F2 क्या है? F2 है क्या एक्चुअल में? F2 है इस -0.25 माइक्रो कूलाम और q कूलाम के बीच लगने वाला बल। तो Q1 की वैल्यू ये हो जाएगी, Q2 की वैल्यू Q हो जाएगी, और बीच की दूरी हमने यहाँ पे क्या मानी है? x, तो इस x का हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो कूलाम के नियम से k Q1, और हाँ कूलाम के नियम में हम आवेश को नेगेटिव में नहीं लेते, हम केवल उसकी परिमाण निकालते हैं। तो Q1 की वैल्यू ये है मेरी 0.25, माइनस छोड़ देंगे 0.25 × 10⁻⁻⁶, तो k Q1 Q2 की वैल्यू फिर Q है, अपॉन बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की x, तो ये हो जाएगा मेरा x²। देखिए कट रहा, उसको हम काटेंगे, k से k कट गया और q से q कट गया, 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कट गया, यानी बचा क्या है उसको हम लिख रहे हैं, अंश में बचा 1 अपॉन 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बचा है 0.25 अपॉन क्या बचा है? x²।
अब देखिए इस क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन है हमारे पिछले क्वेश्चन यानी इस जैसी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने से ये होगा, ये वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, ये भी वर्ग कट जाएगा और 0.25 का वर्गमूल आ जाएगा 0.5। परफेक्ट कैलकुलेशन बन रही है यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर क्या ले ले रहे हैं, वर्गमूल लेने पर। तो एक का वर्गमूल 1 रहेगा अपॉन इस वर्गमूल से ये वर्ग कट जाएगा, यहाँ बचेगा 0.40 और प्लस x इजुकल टू 0.25 का वर्गमूल जब हम लेंगे तो ये आएगा मेरा 0.5 अपॉन और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल ओनली रह जाएगा x। अब कैंची का गुणा कर दो, ये इधर आएगा, ये इसके साथ आएगा, तो x इजुकल टू आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.40 और प्लस x। देखिए इधर LHS में तो x चल रहा है, x इजुकल टू, अब इसका इसमें गुणा कीजिए। तो हम जब गुणा करेंगे तो 40 का हम 5 से कर दे रहे हैं, तो 40 पंजे ये मेरा होता है 200, लेकिन दशमलव आएगा 2 अंक की है और 1 अंक की है, दशमलव आएगा 3 अंक पहले, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट। देखो मैंने क्या किया है, 40 का 5 से गुणा कर दिया, 40 पंजे 200 होते हैं, दशमलव 2 और 1 3 अंक के इधर आएगा तो 1 2 3 यानी 0.200 आ जाएगा ये, और प्लस 0.5 का जब x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 0.5x। अब x वाले टर्म को हम इधर लाएंगे, जो मेरा 0.5x है इसको इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, x माइनस 0.5x इजुकल टू 0.2, और ये 2 डेसिमल के बाद 0 है, इनको हम छोड़ सकते हैं, ये 0.2 या फिर 0.200, तो वो 0.2 ही लिखा है। अब देखिए कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1x है और ये 0.5x है, तो यानी 1 में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, कुछ नहीं तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, सिंपल सा हो गया। 1x में से 0.5x घटाओ, यानी 1 में से जब आधा x को घटाएंगे तो यहाँ बचेगा मेरा 0.5x इजुकल टू बचेगा 0.2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो पक्षांतर कर दो, 0.2 अपॉन 0.5, तो देखिए काट देंगे इसको, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 2/5, इसको सॉल्व कर सकते हैं तो 0.5 तो यानी x इजुकल टू मेरा आ जाएगा 0.4। अब ये डिस्टेंस हमारी मीटर में है तो ये भी किस में आ जाएगा, मीटर। तो हमारा आंसर ये हो गया कि अगर जो आवेश हमारा तीसरा, वो तीसरे आवेश को हम -0.25 माइक्रोकूलम से कितना 0.4 मीटर दाहिनी ओर रख दें इस बिंदु पर, तो हमारा जो आवेश है उस पर कोई बल नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, ये लिखा है 2 बिंदु आवेश क्रमशः +5 × 10⁻19 कूलम तथा +10 × 10⁻19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। देखिए इस क्वेश्चन में हमें 2 बिंदु आवेश दिए हैं, एक है मेरा 5 × 10⁻19 कूलम और दूसरा है 10 × 10⁻19 कूलम। दोनों ही आवेश धनात्मक प्रकृति के हैं और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रखी है 1 मीटर। अब 1 मीटर को हमने यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब वो सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट किया है क्योंकि हमारा जो आंसर शीट में आंसर दिया है वो सेंटीमीटर में है। तो हमसे पूछा ये है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो ये रेखा है इसके किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो चलिए इसको बताते हैं। तो हमने ये मान लिया हमारा जो आवेश है 5 × 10⁻19 कूलम, इस आवेश से कुछ दूरी पर, यानी वो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, उस दूरी को हमने मान लिया x, यानी x दूरी पर हमने एक बिंदु मान लिया P। इस P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होगी। हमने मान के चल रहे हैं कि इस आवेश से x दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होगी। तो इस क्वेश्चन में हमें जो x की वैल्यू है वो बतानी है, यानी वो बिंदु जो आपने P बिंदु माना है इस आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है x सेंटीमीटर की दूरी पर जो आपने बिंदु P माना है, इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो अब हमें ये बताना है ये x डिस्टेंस कितनी होगी। आप ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर है। अब 100 सेंटीमीटर में ये डिस्टेंस x हो गई, तो ये डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। 100 में से x को हटा देंगे तो यानी P बिंदु से इस आवेश की जो दूरी होगी वो हो जाएगी मेरी 100 - x सेंटीमीटर। देख सकते हैं
यानी ये 5 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम से बिंदु P की दूरी है x। तो अगर हमें बिंदु P से इस आवेश की दूरी निकालनी है तो कुल दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो ये दूरी मेरी हो जाएगी 100 - x सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारी क्या होगी इस बिंदु P पर। तो इस बिंदु P पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। दो क्यों होंगी? यहाँ पर दो बिंदु आवेश रखे हैं। एक आवेश है मेरा 5 गुणा 10⁻19 कूलाम और दूसरा आवेश है 10 गुणा 10⁻19 कूलाम। हम जानते हैं किसी बिंदु पर जो धनात्मक आवेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उससे दूर की ओर होती है। तो अगर हम ये पहला आवेश माने और ये दूसरा आवेश माने तो पहले आवेश की वजह से जो बिंदु P पर तीव्रता होगी वो धनात्मक आवेश ही है तो इससे इधर की ओर होगी। यानी पहले आवेश की वजह से जो तीव्रता बिंदु P पर होगी वो इधर की ओर होगी। ये हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ रखा है। धनात्मक आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उससे दूर की ओर होती है। यानी 5 गुणा 10⁻19 कूलाम आवेश की वजह से बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो इस दिशा में बनेगा, दूर की ओर बनेगा। अब बिंदु P पर इस आवेश की वजह से ही बनेगा। अब ये जो आवेश है वो भी धनात्मक है, ये इसका मान है 10 गुणा 10⁻19 कूलाम। तो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर बनेगी वो इधर बनेगी मेरी तरफ और इस तीव्रता को हमने नाम दे दिया है E2। अब देखिए बिंदु P पर दो तीव्रताएं, कितनी तीव्रताएं होगी? दो। एक होगी E1 जो है इस आवेश की वजह से उधर की ओर और एक है E2 जो है इस आवेश की वजह से इधर की ओर। अब आप ये बताइए बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो हमारा कितना होना चाहिए? 0। ये क्वेश्चन में दिया है। अब ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब हमारा E1 और E2 दोनों कैसे हो जाए आपस में बराबर। हम जानते हैं अगर दो सदिश राशि हैं जो दिशा में विपरीत हैं और बराबर हैं तो उनका परिणामी 0 आएगा। इसका एग्जाम्पल आप बल से समझ सकते हैं। एक बिंदु पर दो बल लग रहे हैं विपरीत दिशा में बराबर परिमाण के, तो उनका परिणामी कितना आएगा? 0। तो क्वेश्चन में दिया है कि बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारा जो E1 है वो E2 को कैसा हो जाए? इक्वल। अगर E1 और E2 बराबर हो जाएंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर 0 हो जाएगी। जितना E1 है उतना E2 है और विपरीत दिशा में तो इन दोनों का जो परिणामी है वो 0 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी तो हमें वो दूरी बतानी है, यानी इस आवेश से बिंदु P की जो दूरी x है उस x को बताना। तो देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं अब यहाँ पर हल। तो हमसे वो दूरी पूछी है तो हमने उस दूरी को माना है, माना आवेश, ये जो आवेश है मेरा 5 + 5 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम से x सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र या इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें x = क्वेश्चन मार्क, तो हमें उस दूरी को ही बताना है। अब यहाँ पे लिखा है वैद्युत क्षेत्र 0 है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा E1 होगा वो बराबर किसके होगा? E2 के। E1 अगर E2 के बराबर है तो बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो मेरा 0 होगा। अब E1 कैसे निकालेंगे? तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर हमें कोई आवेश Q दिया है उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है E = KQ/r²। अब E1 क्या है? E1 है पहले आवेश की वजह से बिंदु P पर तीव्रता, वो उधर की ओर है तो इस तीव्रता का सूत्र होगा K मतलब कूलम नियतांक Q और r²। अब इस आवेश से इस बिंदु की दूरी कितनी है मेरी? x। तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे KQ/x²। और इसके लिए क्या हो जाएगा? K कूलम नियतांक है मेरा, K कांस्टेंट है, Q का मान यहाँ पर 10 गुणा 10⁻19 और यहाँ से बिंदु दूसरे आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है मेरी? 100 - x। तो कुल मिला के E1 E2 के मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो E1 के लिए कूलम नियतांक होता है K Q1, Q का मान है मेरा 5 गुणा 10⁻19 कूलम, तो इसका मान है 5 गुणा 10⁻19 अपॉन सूत्र लगा रहे हैं KQ/r², KQ/r²। इस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है? x। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा x² = यही सूत्र हम E2 के लिए निकालेंगे तो K कूलम नियतांक Q का मान है 10 गुणा 10⁻19 और इस आवेश से बिंदु P की दूरी है 100 - x। तो सूत्र बनेगा KQ/r²।
एक्स स्क्वायर से ये बनेगा मेरा के क्यू, क्यू का मान है मेरा 10, देखते हैं ना 10 गुणा 10 की घात -19 अपॉन इस आवेश से बिंदु P की दूरी है 100 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा 100 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए कट रहा है, उसको हम काट देंगे, के से के कट गया, 10 की घात -19 से 10 की घात -19 कट गया, और 5 से हम ये 10 काट सकते हैं 2 बार। तो देखो कितना बचता है, इधर तो मेरा 1 बचा अंश में, बचा इधर मेरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ बचा अंश में 2, और इधर बचा है मेरा 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए इस टाइप की कैलकुलेशन का सबसे आसान तरीका है, हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले रहे हैं। तो अगर हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर वर्गमूल लेने पर, तो जब हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो एक का वर्गमूल 1 हो जाएगा, देखें एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x हो जाएगा इक्वल टू 2 का वर्गमूल लेंगे तो ये मेरा 2 पे रूट आ जाएगा अपॉन इसका वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा मेरा 100 माइनस एक्स। अब देखिए हम कैंची का गुणा कर देंगे, 100 माइनस एक्स का गुणा 1 से हो जाएगा और x का गुणा √2 से हो जाएगा। तो इसके बाद जो आपका स्टेप आएगा वो ये है, देखें इधर, तो ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 100 माइनस एक्स बराबर √2 का x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा √2x। अब देखिए माइनस एक्स को उधर भेज दो, ये प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 इक्वल टू √2x माइनस एक्स का जब पक्षांतर करेंगे तो इधर आके ये प्लस का x हो जाएगा, तो ये बचेगा 100 इक्वल टू, यहाँ से दोनों से x कॉमन आ रहा है, इसको मैंने रख दिया √2 + 1, देखें 100 इक्वल टू √2 का मान हम लोग जानते हैं 1.414 होता है और +2 और इंटू एक्स, इसको इसमें हम जोड़ेंगे, ये 1 लिखा हुआ है, अब जब हम इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू 1.414 में 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.414 और इंटू यहाँ पर x रह जाएगा, अब ये गुणा में तो ये भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 और बट्टे 2.414 बराबर रह जाएगा ओनली x। तो यहाँ से हम x का मान निकाल सकते हैं, x इक्वल टू जब ये पॉइंट हटाएंगे और ऊपर ये 3 जीरो आएंगे 1 2 3, तो जब हम इस 1 लाख में 2414 से भाग देते हैं तो आंसर मेरा आता है 41.4 और दूरी हमने सेंटीमीटर में लगाई है, तो इस वजह से यहाँ जो आंसर आएगा वो मेरा आएगा 41.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जवाब हमने दे दिया है, यानी जो हमारा धनात्मक आवेश 5 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश है उससे 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P होगा। इस P बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इन दोनों आवेशों की वो 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, ये लिखा है +16 माइक्रोकूलम तथा -9 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों को वायु में 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो आवेश दिए हैं, एक आवेश है +16 माइक्रोकूलम और दूसरा आवेश है -9 माइक्रोकूलम और दोनों ही आवेशों के बीच की दूरी है 8 सेंटीमीटर। अब हमसे ये पूछा है कि इन दोनों आवेशों को जो ये रेखा मिला रही है इस रेखा पर एक ऐसा बिंदु बताइए जिस पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो 0 होगा। तो क्या हम उस बिंदु को इधर मानेंगे या फिर बीच में मानेंगे या फिर इधर मानेंगे और फिर किधर मानेंगे और वो कितनी दूरी पर होगा, हमें उस दूरी का मान बताना है कि उस बिंदु की दूरी कितनी होगी जिस पर इन दोनों आवेशों की वजह से जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होगी। तो देखिए इसकी पॉसिबिलिटी 3 बनती हैं और उनमें से किस स्थिति को हम मानेंगे इसको हम पहले समझते हैं। तो देखिए हमारे पास दो आवेश हैं, एक आवेश है +16 माइक्रोकूलम और दूसरा आवेश है -9 माइक्रोकूलम और दोनों ही आवेशों के बीच की दूरी है 8 सेंटीमीटर। हो सकता है कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर आप उस बिंदु को आप बीच में मान लीजिए, जैसे उस बिंदु को मैं यहाँ मान लूँ, जैसे P बिंदु है यहाँ पर, तो क्या हम इस बिंदु को बीच में मान सकते हैं? चलिए इसको देखते हैं। तो ये धनात्मक आवेश है, इस धनात्मक आवेश की वजह से बिंदु P पर जो तीव्रता की दिशा होगी E पॉजिटिव की वजह से वो इधर होगी, यानी धनात्मक आवेश की वजह से तीव्रता E पॉजिटिव होगी, वो धनात्मक से दूर की ओर होती है यानी इधर की ओर होगी। और ये दूसरा आवेश माइनस का है, ऋणात्मक आवेश की कारण जो तीव्रता की दिशा है उस आवेश की ओर ही होती है यानी E नेगेटिव उधर।
अब देखिए बिंदु P पर दो तीव्रताएं हैं और दोनों एक ही दिशा में, E पॉजिटिव भी उधर है, E नेगेटिव भी उधर है। तो किसी भी हालत में इस P बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो जीरो नहीं हो सकता। E पॉजिटिव का कुछ मान होगा, E नेगेटिव का, तो यहाँ वैल्यू जीरो नहीं आ सकती। तो एक कंडीशन यहाँ पर इनवैलिड हो जाती है, यानी इस बिंदु P को आप बीच में नहीं मान सकते। फिर दूसरी संभावना ये बनती है कि हो सकता है कोई बालक उस बिंदु को इधर माने, ये +16 माइक्रोकूलाम है और ये है मेरा -9 माइक्रोकूलाम। हो सकता है कोई बालक उस बिंदु को इधर मान ले। तो देखिए इस बिंदु से इस आवेश की जो दूरी है वो कम है। एक तो इसका परिमाण ज़्यादा है 16 और इसका परिमाण है 9। दूसरा इस यहाँ से 9 माइक्रोकूलाम से इसकी दूरी है वो ज़्यादा है, यहाँ से दूरी कम है। किसी बिंदु आविष्कार तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E = KQ/R²। K कूलम नियतांक है, Q वो आवेश है, R वो दूरी है, कितनी दूरी पर तीव्रता निकाल ले हो। तो तीव्रता ज़्यादा होने के लिए आवेश का मान ज़्यादा होना चाहिए और दूरी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बिंदु इधर मानते हैं तो पहली तो बात, इस आवेश का मान 16 है जो 9 से ज़्यादा है और इस आवेश से दूरी कम है। तो कुल मिला के इस P बिंदु यानी बिंदु आप इधर मानेंगे तो इसकी वजह से जो E धनात्मक की जो तीव्रता होगी वो ज़्यादा होगी और E नेगेटिव की तीव्रता कैसी होगी, कम होगी। कम क्यों होगी, ये आवेश का परिमाण कम है और इस आवेश से दूरी बहुत ज़्यादा है। दूरी ज़्यादा है तो तीव्रता कम होगी, आवेश कम है तो तीव्रता कम होगी। कुल मिला के E धनात्मक का मान ज़्यादा होगा, E ऋणात्मक का मान कम होगा। अब एक वेक्टर ज़्यादा एक वेक्टर कम है तो परिणामी वेक्टर ज़्यादा की दिशा में होगा, जीरो नहीं हो सकता। जीरो कब होगा, जब किसी बिंदु पर दोनों तीव्रताएं बराबर हों और विपरीत दिशा में हो। ऐसा तभी पॉसिबल है जब उस बिंदु को आप इधर माने। इधर मानने से ये होगा, देखो इसका परिमाण कम है तो परिमाण कम है हम तो दूरी कम कर देंगे। जब दूरी कम होगी तो तीव्रता ज़्यादा हो जाएगी। इसका परिमाण ज़्यादा है तो बैलेंस करने के लिए हम दूरी बढ़ा देंगे तो तीव्रता कम हो जाएगी। तो कुल मिला के उस बिंदु को हमें हर हालत में इधर मानना होगा। इन वो बिंदु 100% 9 माइक्रोकूलाम के दाहिनी ओर ही होगा, ना बीच में हो सकता है ना इधर हो सकता है। तो अब हमें मालूम पड़ गया कि हम उस बिंदु को किधर मानेंगे। तो उस बिंदु को हम मानेंगे -9 माइक्रोकूलाम के दाहिनी ओर। और कितनी दूरी पर मान लेंगे, उस दूरी को हम मान लेंगे कुछ x मान लेंगे और उसी दूरी को हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो हमने मान लिया जो हमारा -9 माइक्रोकूलाम आवेश है, इससे x सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है तो x सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक कोई बिंदु हमने P मान लिया। इस P बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो जीरो होगा। वो कैसे होगा, देखिए ये धनात्मक आवेश है 16 माइक्रोकूलाम, ये पहला आवेश है और ये मेरा दूसरा आवेश है। तो पहले आवेश जिसका मान है 16 माइक्रोकूलाम, 16 माइक्रोकूलाम की वजह से ये धनात्मक आवेश है, इसकी वजह से जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर की ओर होगा और इसको हमने नाम दे दिया है E1। क्या नाम दे दिया, E1। मतलब पहले आवेश की वजह से तीव्रता होगी वो उधर की ओर होगी, राइट साइड में। ये पॉजिटिव है तो उधर की ओर होगी। और दूसरा आवेश जो मेरा -9 माइक्रोकूलाम है, इसकी वजह से जो बिंदु P पर तीव्रता होगी वो इधर की ओर होगी, यानी माइनस की ओर होती है। तो -9 माइक्रोकूलाम इधर है तो इसकी वजह से जो तीव्रता होगी जिसको हम नाम दे रहे हैं E2, वो इधर की ओर होगी। अब आप देखिए बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो शून्य कब होगा, जब हमारा E1 और E2 आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो कुल मिला के हमें इस दूरी को बताना है, x दूरी कितनी है बिंदु P की, हमें इस दूरी को बताना है। चलिए इसको कर रहे हैं। यानी हमें क्वेश्चन में पूछा है उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो हमने माना -9 माइक्रोकूलाम से x सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र जीरो होगा। जब जीरो होगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र, ये तभी पॉसिबल है जब E1 और E2 दोनों आपस में बराबर होंगे और विपरीत दिशा में हों तो उनका रिजल्टेंट परिणामी जीरो आएगा। चलिए इसको कर रहे हैं हल। माना -9 माइक्रोकूलाम आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो शून्य होगा। परिणामी वैद्युत क्षेत्र, इसको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा और हमें उसी डिस्टेंस x को निकालना है, यानी x = क्वेश्चन मार्क। तो देखिए x कैसे निकालेंगे, अगर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा इसलिए हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा E1 है वो बराबर किसके हो जाएगा, E2 के। अब E1 है
तीव्रता, पहली वाली पहले आवेशकार E2 है, दूसरे आवेशकार तीव्रता। अब इसका मान है 16 माइक्रो कूलाम, तो इसको माइक्रो को बदल देंगे, ये हो जाएगा 16 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, और ये -9 माइक्रो कूलाम है, तो इसको लिख सकते हैं -9 गुणा 10 की घात -6। ये माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। अब देखिए हमने सूत्र पढ़ा है किसी बिंदु आवेशकार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E=Q/R²। अब पहला यानी इसकी वजह से जो तीव्रता अगर हम E1 निकालेंगे तो K कूलम नियतांक है, Q का मान हो जाएगा मेरा 16 गुणा 10 की घात -6, और इस आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो कितनी होगी, तो देखिए यहाँ से लेकर हमें ये दूरी निकालनी है टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक 8 है और ये x है, तो यहाँ से यानी पहले आवेश से बिंदु P की जो दूरी होगी वो मेरी हो जाएगी 8 + x, और जो दूसरा आवेश है यहाँ से जो बिंदु P की दूरी है उसको हमने क्या माना है x। तो कूलम नियतांक यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लगाएंगे तो E होता है K, कूलम नियतांक है Q यानी वो आवेश, इसका मान दिया है 16 गुणा 10 की घात -6 KQ/R²। इस आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो मेरी है 8 - x, तो यहाँ हो जाएगा 8 + x, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो सूत्र लगा दिया मैंने KQ/R²। अब यही हम E2 के लिए लगाएंगे। E2 मतलब क्या है, दूसरा आवेश जिसका मान है मेरा -9 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, इस आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो मेरी x है। तो तीव्रता का सूत्र होता है KQ/R²। K कूलम नियतांक है, Q का मान ये मेरा 9 गुणा 10 की घात -6, माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस हमें ये बता रहा है इसकी तीव्रता की दिशा इधर है, इधर की ओर है, तो नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन में आ गया। और फिलहाल तीव्रता के सूत्र हम केवल इसका परिमाण आवेश लगाते हैं, उसका केवल परिमाण लगाते हैं, यानी यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर तीव्रता का सूत्र लगाएंगे E=KQ/R²। तो K हमारा है कूलम नियतांक, Q यानी यहाँ पर दूसरा जो आवेश है वो मेरा है 9 गुणा 10 की घात -6 इस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है x, तो यहाँ भी कर दिया मैंने x²। सूत्र यहाँ भी वही लगा KQ/R², KQ/R²। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो K से K कट जाएगा, 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कट जाएगा, तो यहाँ बचा है अंश में 16 और यहाँ बचा है 8 + x का होल स्क्वायर = यहाँ बचा है 9 यहाँ पे क्या लिखा है x²। इस टाइप की कैलकुलेशन का सबसे आसान तरीका है आप दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें। जो हमने इधर वर्गमूल लिया था वैसे ही हम इधर ले लेंगे, यानी वर्गमूल लेने पर, तो जब हम वर्गमूल लेंगे तो देखिए 16 का वर्गमूल 4 होता है परफेक्ट, वर्गमूल से ये वर्ग कट जाएगा, तो यानी हर में रह जाएगा 8 + x = 9 का वर्गमूल लेंगे तो 9 का वर्गमूल होता है 3, x² का वर्गमूल लेंगे तो ओनली x रह जाएगा। वर्गमूल से वर्ग कट जाता है, वर्गमूल से वर्ग यानी वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। तो देखो आप कैंची गुणा करें, 4 गुणा x से होगा, इसका गुणा s से होगा, तो इसके बाद आप इधर आ जाएंगे, 4 का गुणा x से यानी ये हो जाएगा 4x = 3 का गुणा s से होगा, तो मैं पहले लिख दे रहा हूँ 3 और 8 + x मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4x = 3 8 24 और प्लस 3 का x से करेंगे तो 3x, 3 का 8 से 24, 3 का x से 3x को इधर लाओ, 75 कर दो, 3x इधर प्लस का आके माइनस को हो जाएगा, 4x - 3x = 24। 4x में से 3x को जब घटाओगे तो ओनली x बचेगा, x का मान कितना आ जाएगा 24, और ये दूरी हम सेंटीमीटर में लगाए हैं तो इसका मान भी कितना होगा सेंटीमीटर। तो देखिए हमने बड़ी आसानी से बता दिया, जो हमारा -9 माइक्रो कूलम आवेश है इससे 24 सेंटीमीटर दाहिनी ओर पर अगर हम एक बिंदु P को मानेंगे, वो बिंदु कितनी दूरी पर होगा 24 सेंटीमीटर पर, तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 0 होगी, परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो 0 होगा। यानी -9 माइक्रो कूलम आवेश से 24 सेंटीमीटर दाहिनी ओर किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर के आपको बखूबी समझ में आए होंगे, और मैंने आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। और न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स पर बने रहिए। थैंक यू।